गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे। ये आपका यूनिट 3 का चैप्टर है। ज्योग्राफी पार्ट 1 में यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतपोषणीय विकास। नियोजन क्या होता है? नियोजन का अर्थ है कि किसी भी कार्य को करने से पहले जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं अपने टाइम की बचत के लिए, और अगर हम भारत के अनुसार देखें तो यहाँ पर जैसे अलग अलग तरह के संसाधन पाए जाते हैं, तो कोई भी कार्य अगर हम भविष्य में कर रहे हैं या कोई भी विकास का कार्य कर रहे हैं तो उस विकास के कार्य में करने से पहले यदि हम उसकी प्लानिंग करेंगे, भारत में अलग अलग तरह के संसाधन पाए जाते हैं, अगर हम उन संसाधनों को बचाने के लिए ताकि भविष्य में हमारे काम आ सकें, तो इस तरह से हम जो प्लानिंग करते हैं उसे हम नियोजन कहते हैं। सरकार के द्वारा भारत में अलग अलग तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं और ये विकास कार्य उन क्षेत्रों के हैं जहां पर पिछड़े क्षेत्र है, लोगों के पास जहां संसाधन नहीं है, तो उन संसाधनों के कारण जहां पर लोगों के पास संसाधन नहीं है उन क्षेत्रों के लिए जो विकास कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और उस कार्यक्रम को करने से पहले जो नियोजन किया जाता है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। और ये जो नियोजन शब्द है ये कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए, ये आपने पहले भी सुना हुआ है। आपको जैसे आप घर पे भी कोई कार्य करते हैं, घर के अंदर कोई भी काम करना चाहते हैं या फिर अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्स की तैयारी करना, तो एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप अपने समय की किस तरह से प्लानिंग करते हैं, आपको किस किस सब्जेक्ट्स के लिए कितना समय चाहिए, आप उसको उसके कोर्स के अनुसार किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, उसे हम नियोजन कहते हैं। कोई भी कार्य को अगर हम चाहते हैं सफलता से वो कार्य पूरा हो, आपका आप उसमें सक्सेसफुल हो, तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप उस कार्य की सबसे पहले प्लानिंग करें और अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने समय को डिवाइड करें, अपने सब सब्जेक्ट्स को समय दें। इस तरह से आप अच्छे तरह से अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। जो विषय आपको मुश्किल लगता है या फिर जो इजी लगता है, या फिर ऐसा भी है किसी विषय को आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, चाहे वो आपको मुश्किल नहीं भी लगता लेकिन आप उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाए हो, उसका कितना कोर्स रहता है, उसे कितना समय चाहिए, तो इस चीज़ की अपने पूरे दिन के समय के अनुसार उसकी प्लानिंग करो, और उसे ही हम नियोजन कहते हैं। नियोजन का होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जैसे आप ये लेसन पढ़ रहे हैं, इस लेसन में भी नियोजन के बारे में बताया है। तो भारत के अंदर भी हर एक कार्य में, हर एक विकास कार्य में नियोजन किया जाता है। तो इसी तरह आप भी अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहले प्लानिंग जरूर करना, तब आप उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सकते हो। आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसमें नियोजन शब्द के अर्थ के बारे में बताया है। नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों का एक अंग है। आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। इसमें सोच विचार की प्रक्रिया, यानी सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमने वहां जाना है, हमें क्या क्या चाहिए, या फिर हमने पढ़ाई करनी है, हमें किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है और क्या क्या याद करना है। फिर हम उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। भारत के अंदर जो भी आर्थिक विकास हो रहा है उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग किया करते हैं, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो नियोजन किया गया है विकास के लिए, वो आर्थिक विकास के लिए नियोजन किया गया है, संसाधनों के संरक्षण के विषय में नियोजन किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रित बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए। केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी, परंतु जनवरी 1, 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। केंद्रीय और राज्य सरकारों
को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया। ये आपको मैंने अभी बताया है कि किस तरह से योजना आयोग के स्थान पर अब नीति जो आयोग है उसके द्वारा भारत के अंदर जितने भी कार्यक्रमों का नियोजन किया जा रहा है। पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। सामान्यतः नियोजन को दो उपगमन होते हैं, जैसे दो उसके पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसको, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। अब खंडीय नियोजन क्या होता है? अलग अलग सेक्टरों में पहले पूरी अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया जाता है। अब हमारी अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे कृषि है, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक भाग है। सिंचाई, विनिर्माण मतलब उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उसे लागू करना। अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग देखना, कृषि को देखना, उसको अच्छे से उसके विकास के बारे में देखना, फिर उसके बाद सिंचाई के बारे में देखना। इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में पहले अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया, फिर अलग अलग खंडों का विकास करना, उसके लिए नियोजन बनाना, तो उसे हम कहेंगे खंडीय नियोजन। कार्यक्रम बनाना और उसे लागू करना। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। अगर हम प्रादेशिक नियोजन की बात करते हैं तो हम अलग अलग प्रदेशों को देखेंगे, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर सभी देशों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर आर्थिक विकास समान हुआ हो। कुछ क्षेत्र हर देश में ऐसे होंगे जहां पर विकास नहीं हो पाया और उसे हम पिछड़े कहते हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो अच्छे से विकसित हुए होंगे। जैसे अगर हम अपने देश के एग्जाम्पल कर सकते हैं, ले सकते हैं इसमें कि हमारे देश में कुछ ऐसे घाटी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर कृषि कार्य ढंग से नहीं किया जा रहा, और इसी वजह से वहां के जो लोग हैं वो पूरी तरह विकसित नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई ऐसी भाग हैं जहां पर लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, लोगों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो वो एक तरह से जनजाति की तरह रह रहे हैं वहां पर इस तरह से जैसे आदि मानव पहले रहते थे जंगलों में, वनों में, वो अपना जीवन बिता रहे हैं। वहीं पर उन्होंने छोटे छोटे घर बना रखे हैं, उनको उसी तरह से वो पेड़ पौधों को खाकर अपना टाइम निकाल रहे हैं। उनको अभी कुछ इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई का नहीं पता, उन्हें सभ्यता का नहीं पता, कुछ सभ्याचार का नहीं पता, उनकी कोई संस्कृति नहीं है, वो इस तरह से रह रहे हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ के लोग अभी विकसित नहीं हुए हैं, तो वो पिछड़ी तरह के लोग हैं। विकास का ये असमान रूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानिक परिक्षेप अपनाए और विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाए। तो जो नियोजक होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या करें, वो सब तरह के नियोजन बनाए। जहां पर नहीं विकास हुआ उन क्षेत्रों का भी विकास करें, और जितना भी असंतुलन है उन्हें खत्म करें। इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में जो कमियां हैं उसको, क्षेत्रों की कमियों को दूर करना, उसे हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। और लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है। वहां पर अगर पूरी तरह से संसाधन है तो वहां पर विकास हो सकता है। यदि वहां पर संसाधन नहीं है, लेकिन कभी कभी संसाधनों के भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों के पास उनको संसाधनों को यूज करने की नॉलेज नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि इन संसाधनों से वो क्या कर सकते हैं। भूमि है लेकिन उन्हें ये नहीं पता यहाँ पर कृषि कर सकते हैं, वो कृषि के बारे में इतना नहीं जानते हैं। अगर वो कृषि करते भी हैं तो वो बड़े पैमाने पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो सभी सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं। तो ऐसे भी होता है कि संसाधन भरपूर मात्रा में है, लेकिन वहां के लोग जागरूक नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, अज्ञानी है वो। तो इस वजह से वहां पर
संसाधन ज्यादा होने के बावजूद भी वो जगहें जो है वो क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीक और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा था और क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग का लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजना उपायों को प्रस्तुत किया। सबसे पहले उस क्षेत्र को देखा जाता है, उसे अपना टारगेट बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है जहां पर विकास नहीं हुआ, जहां पर संसाधन है लेकिन विकास नहीं हुआ, तो एक लक्ष्य क्षेत्र बनाया जाता है और लक्ष्य क्षेत्र को की ओर इंगित कार्यक्रमों को कुछ उदाहरणों के कमान नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा नियोजित किए गए हैं, जिसमें से पहले टारगेट बनाया गया क्षेत्रों को, फिर उन क्षेत्रों के ऊपर नियोजन किया गया, जैसे कि सूखाग्रस्त क्षेत्र। लक्ष्य क्षेत्र यहाँ पर कौन सा है? सूखाग्रस्त क्षेत्र। पूरे देश में वो वाले क्षेत्रों को अलग से पहले देख लिया गया है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूखा पड़ता है। फिर उस क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम बनाए गए, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र जो एक खास हाइट ले लेगी कि इस हाइट तक के लोग जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, वहां पर विकास नहीं हो पा रहा, तो उस क्षेत्र को ले लिया, उसे पर्वतीय पिछड़े क्षेत्रों में काउंट कर लिया गया है और उन क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए। जैसे यहाँ पर हाइट बताई है कि 600 मीटर की ऊंचाई पर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां के क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र कहा गया और वहां पर विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए। इसी तरह से सीमांत किसान विकास संस्था और लघु कृषक विकास संस्था, अलग अलग संस्थाएं भी बनाई गई। लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं, अलग अलग संस्थाएं बनाई गई जो इन में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। अब पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी पर्वतीय जिले, मिकिर पहाड़ी और असम की उत्तरी कछार की पहाड़ी, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल हैं। 1981 में पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजाति उपयोजना लागू नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव है? सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति नहीं। मतलब ये जो योजना बनाई गई है वो वहां पर रहने वाले सभी लोगों के लिए है, इक्वल। स्थानीय संसाधन और प्रतिभाओं का विकास, जितने भी उनके अंदर कुशलताएं हैं, कितने भी कौशल हैं, उनका भी विकास किया जाए, साथ में साथ संसाधनों का विकास किया जाए। जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मुखी बनाना, यानी उसे और आगे बढ़ाना। पहले तो लोग अपनी जीवन के निर्वाह के लिए ही कार्य करते थे, उसे और उन्मुख करना यानी उन्हें और आगे बढ़ाना। अतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। साथ में पर्यावरण के बारे में भी देखना कि पर्यावरण को भी कोई भी हानि ना मिल पहुंचे, ताकि वहां पर पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, सभी पेड़ पौधे सभी जीव जंतु भी ठीक ठाक रहे। ये नहीं कि उन लोगों को अगर आप योजनाएं दे रहे हैं, उनके विकास के बारे में कार्य कर रहे हैं, साथ साथ पेड़ों का नाश नहीं करना है, उनके भूमि का भी ध्यान रखना है, भूमि का उपयोग सही ढंग से करना है, पेड़ पौधों की भी संरक्षण करनी है। इस तरह से पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाए रखना है।
पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र के विकास की विस्तृत योजनाएं इनके स्थलाकृतिक पारिस्थितिकी, सामाजिक तथा आर्थिक दिशाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। मतलब एक तरह से ये है कि जितने भी ये योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें साथ साथ ये भी देखा जाए कि कोई साइड इफेक्ट ना हो, इस योजना का किसी और को नुकसान ना हो, इस तरह से ये योजनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट इसके आगे वाला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे।